नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और यूपी मांगे उत्तर में आज बात करेंगे उन अटकलों पर जो उत्तर प्रदेश में फेरबदल के संकेत दे रही हैं। दिल्ली में बैठक, लखनऊ में बैठक, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और ऊपर से संघ के बड़े चेहरे जब बैठक में शामिल हो जाएं तो यह तो तय माना जाता है कि चर्चा किसी बड़ी बात पर हो रही है, अहम बात पर हो रही है। अब यह मंथन किस फेरबदल को लेकर हो रहा है ये तो बीजेपी या संघ के अंदर के लोग ही बता सकते हैं, लेकिन विपक्ष इसमें भी अपने लिए माइलेज तलाश रहा है। तो चर्चा इसी पर करेंगे कि फेरबदल होगा तो क्या 2022 की रणनीति में होगा, किसी नई स्ट्रेटजी पर भारी मंथन जारी है, फेरबदल में कुछ चेहरे बदले जाने हैं या फिर कुछ नए लोगों को एडजस्ट करने के लिए यह मंथन चल रहा है। कुल मिलाकर कुछ तो होगा, लेकिन वो कितना बड़ा होगा और किस लक्ष्य को साधने के लिए होगा चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना से जंग के बीच सियासी जंग का मैदान भी सज रहा है। विपक्षी दल कोरोना के बहाने सरकार पर हमलावर हैं, तो अंदर खाने बीजेपी और संघ भी अब 2022 को लेकर सक्रिय होने लगे हैं। खास तौर पर यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले कई तरह की अटकलें भी गर्म हो रही हैं। यूपी में बीजेपी संगठन और सरकार में फेरबदल की सुगबुगाहट भी अब तेज होती जा रही है। इस चर्चा को बल मिला उस बैठक के बाद जो दिल्ली में 3 दिन पहले हुई। बैठक में संघ, यूपी और केंद्र तीनों के दिग्गजों ने हिस्सा लिया। बैठक में पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए, तो संघ की ओर से सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी पहुंचे। उत्तर प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्ट के साथ संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। हालांकि इस बैठक पर किसी ने खुलकर नहीं बोला, लेकिन बैठक के बाद दत्तात्रेय होसबोले का लखनऊ आना कई संकेतों को देने वाला है। खबर यह है कि दत्तात्रेय होसबोले अभी भी लखनऊ में ही है और यही वजह है कि संकेत मिल रहे हैं कि संगठन और सरकार में कुछ फेरबदल हो सकता है। भाजपा संगठन और संघ की दिल्ली में बैठक के बाद बैठकों का दौर जारी है। लखनऊ में इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है और उसके पीछे का कारण बिल्कुल साफ है। लगातार विस्तार की चर्चा संगठन में फेरबदल के बाद जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक दत्तात्रेय होसबोले लखनऊ में है। रूटीन बताया जा रहा है चूंकि लखनऊ उनका केंद्र है, लेकिन कल मुंबई में 9 बजे के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ के सभी जो सदस्य हैं उनकी बैठक है, संघ की बैठक है और उसमें दत्तात्रेय जी का पार्टिसिपेट करना पहले से तय था, लेकिन अभी तक वो लखनऊ में है और बताया जा रहा है कि कल भी वो लखनऊ में रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे पे हैं। संगठन मंत्री सुनील बंसल दिल्ली से लखनऊ आ चुके हैं। खबर यह है कि जैसे मुख्यमंत्री लखनऊ आएंगे, दत्तात्रेय होसबोले जी से मुलाकात करेंगे, उसके बाद संगठन और सरकार में फेरबदल होगा और फेरबदल कुछ इस तरीके से होगा कि समीकरण भी सही रहे, किसी को हटाया भी ना जाए और सबको यथास्थिति पद भी दे दिया जाए, जिससे आने वाले समय में यानी 2022 में जो जातिगत समीकरण है वो भी बरकरार रहे और कार्य क्षेत्र में बदलाव भी संभव हो सके। खबर तो यह भी है कि 30 मई के आसपास फेरबदल किया जा सकता है, लेकिन बीजेपी के अंदर जारी इस मंथन से विपक्षी दलों को नया मुद्दा हाथ लगा है और वो हालात को अपने नजरिए से देखने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकों का दौर उसका जारी है, लेकिन बीजेपी कितनी भी बैठकें कर ले, दिल्ली से दौलताबाद तक की बैठक कर ले, जनता ने मन बना लिया है कि इनको सबक सिखाना है। अब जनता इनके झूठे ड्रामे में, झूठे आश्वासन में, झूठे सपनों में फंसने वाली नहीं है। कभी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी बैठ लिया होता, उनके दुख दर्द के लिए बैठ लिया होता। सिर्फ चुनावी बैठकें हो रही हैं। जी हाँ, एक तरफ उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना से लोगों की मौत हो रही है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ऑक्सीजन नहीं मुहैया करा पा रही, बेड नहीं मुहैया करा पा रही, दवाइयों की कालाबाजारी नहीं रुक रही। 2017 में जो बड़े बड़े वादे किए थे उसका भी हिसाब किताब उत्तर प्रदेश की जनता को देना पड़ेगा। विरोधी दलों की दिलचस्पी अपने फायदे की बात में ज्यादा है, लेकिन फिलहाल यूपी में इन बैठकों के दौर से कई संकेत मिल रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये बैठकें किसी को हटाने के लिए हैं, कुछ नए लोगों की सरकार और संगठन में जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए हैं,
या फिर किसी नई रणनीति का हिस्सा? पवन सिंगर, जी मीडिया, लखनऊ। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आलोक अवस्थी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आलोक अवस्थी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नाहिद लारी खान जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। कुछ और मेहमान भी कुछ देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन पहले सवाल आलोक अवस्थी जी आपसे, क्योंकि आपकी पार्टी का अंदर का मसला है, कोई चर्चा है क्या अंदर? कुछ फेरबदल हो रहा है? कुछ और बेहतर करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? राम मोहन जी, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में अच्छे से चल रहा है। ये सारी चर्चाएं मीडिया में है, जो भी खबरें हैं उनकी कहीं से कोई पुष्टि नहीं है, और मीडिया ट्रायल चल रहा है, हम भी सुन रहे हैं आपके माध्यम से जी। मेरा ये मानना है कि हम लगातार अपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बराबर पार्टी जो है जमीनों पे काम कर रही है। हर जगह इस समय कोरोना के समय हम सेवाई संगठन के माध्यम से हम कार्यक्रम चला रहे हैं। तमाम जहां पर लोग रोजी इस समय जहाँ पे संकट है, इस समय घर में भोजन पहुंचाना, सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे अनाज पहुंचाना हो, फ्री में अनाज देना हो, या उनको 1000 रुपये खर्चा देना हो, इसकी देखभाल ठीक से हो कि अधिकारी सही ढंग से पहुंचा पाए, पार्टी सेंटर उसमें लगा हुआ है। ये चर्चाएं टेलीविजन के माध्यम से सुन रहे हैं, तमाम डिजिटल माध्यम से सुन रहे हैं, लेकिन पार्टी के स्तर पे इस तरह की कोई भी जो है बैठक की पुष्टि मैं नहीं कर सकता, ना ही मुझे कोई जानकारी। ठीक है, लेकिन जब बड़े लोग आपस में बैठते हैं, ये तो आप भी जानते हैं, तो बिना वजह तो नहीं बैठते हैं। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश में कुछ और बेहतर करने जा रहे हैं क्या। मैंने नकारात्मक सवाल आपसे पूछे ही नहीं, क्योंकि बड़े लोग जैसे दत्तात्रेय होसबोले साहब हैं या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, अगर आपस में बैठ रहे हैं, आपके संगठन के महामंत्री सुनील बंसल साहब अगर बैठ रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, वापस यूपी आ रहे हैं, होसबोले साहब का मुंबई में एक कार्यक्रम था संघ से जुड़ा हुआ बड़ा कार्यक्रम, वो इसके बावजूद अभी लखनऊ में ही है, तो ये संकेत निकल रहा है। मैंने इसीलिए पूछा कि कुछ और बेहतर कर रहे हैं क्या। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समय समय पर बैठ के लेते हैं और वो रिपोर्ट भी लेते हैं, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनसे भी और हमारे जो संगठन महामंत्री हैं उनसे भी। लेकिन जिस बैठक की आप चर्चा कर रहे हैं, उस तरह की बैठक हुई भी है या नहीं हुई है, इसकी पुष्टि कहीं से नहीं है। ये सिर्फ मीडिया ट्रायल है। मैं फिर आपसे कहूंगा कि इस तरह की पुष्टि कोई भी नहीं कर रहा है। आपको ये खबरें कहां से मिल रही है मैं नहीं जानता, लेकिन पार्टी के लेवल पर ऐसी कोई बैठक नहीं हुई है। और हमारा जो नेतृत्व है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रूप में बराबर जनता के बीच में काम कर रहा है। योगी आदित्यनाथ जी कोरोना में पीड़ित रहते हुए भी स्वयं लगातार बैठकें कर रहे थे, तमाम कैसे लोगों को ऑक्सीजन मिले, कैसे बेड्स बढ़े, उसकी चिंता कर रहे थे। और जैसे ही उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है, उसके बाद से लगातार वो कम से कम जो है अपना 50 से अधिक जिलों का दौरा कर चुके हैं, 12 से अधिक मंडलों में जा चुके हैं। ये जमीन से जुड़े हुए हमारे जो यहाँ पे नेता हैं वो रिलीफ पहुंचा रहे हैं जनता के बीच में। समय लगे, हमारी प्राथमिकता इस समय कोरोना से पीड़ित और कोरोना से जो लोग आफ्टर कोरोना से जो लोग जीत करके आए हैं, उनको कैसे राहत पहुंचे, हम उस पर लगे हुए हैं। इस समय राजनीतिक चर्चा का कोई समय नहीं है। ठीक है, नाहिद लारी खान जी, आप कैसे देखती हैं इन चर्चाओं को, क्योंकि पुष्टि बीजेपी के लोग ही नहीं कर रहे हैं कि इस तरह की बैठक हुई कि नहीं हुई। देखिए, जब पुष्टि ही नहीं कर रहे हैं बीजेपी के लोग, तो इस डिबेट का कोई औचित्य नहीं होता। वैसे भी कोई टॉपिक नहीं था डिबेट का, और वैसे भी तो बहुत अच्छे टॉपिक्स पे डिबेट करती है, लेकिन फिर भी चूंकि आपने ये टॉपिक रखा है डिबेट का, तो थोड़ा बहुत मैं कह देती हूँ। देखिए, जिस तरह से पंचायत चुनाव के रिजल्ट आए हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है, और अयोध्या, काशी, मथुरा, लखनऊ, कानपुर सहित पूरे सूबे में समाजवादी पार्टी का झंडा जोरदार तरीके से जनता ने फहराया है। तो इससे स्पष्ट दिख रहा है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, उसमें जो 6 महीने में भी होने वाले हैं, उसमें बीजेपी का डब्बा गोल होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और ये भी मुमकिन है कि वही हश्र हो बीजेपी का जो केरला में भी बीजेपी का हश्र हुआ है। जितनी सीट थी केरला में बीजेपी के पास, वो भी खत्म हो गई, वो 0 पर हो गए। ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी जितनी भी सीट थे बीजेपी के पास, सब खत्म हो जाएंगे, 0 पर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 4 साल से अधिक का इनका कुशासन का समय रहा है बीजेपी सरकार का। न कि आप विशेषकर देखिए, महिलाओं और बच्चों के साथ किस तरह से बर्बरता की और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। यहाँ तक माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा
कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, यहाँ जो महिला और बच्चों के साथ घटनाएं हो रही है ये भयावह है और ये झकझोर देने वाली है। और यहाँ तक आप देखिए कि इस महामारी में भी इन रेपिस्टों के, सत्ता संरक्षक रेपिस्टों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आज बरेली में महिला के साथ गैंगरेप हुआ, बांदा में 2 सगी बहनों के साथ, नाबालिग बहनों के साथ रेप हुआ, सहारनपुर में महिला के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई और बिठूर में छेड़खानी का विरोध करने पर छात्रा की हत्या कर दी गई। और इन सब के साथ साथ कोरोना ने जिस तरह से पैर पसारा उत्तर प्रदेश में और जिस तरह से हम सब ने देखा कि अस्पताल, आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन, दवाइयों, एम्बुलेंस, शमशान घाट में अव्यवस्था, तमाम चीजों के लिए लोग दर दर भटकते रहे, बिलखते रहे, रोते रहे, लेकिन सरकार ने कोई सुध नहीं ली। सरकार के संरक्षण में पीपीई किट्स, दवाइयों, इंजेक्शन, एम्बुलेंस, शमशान घाटों में लकड़ियों पर हर जगह भ्रष्टाचार चलता रहा। नतीजा क्या हुआ कि संक्रमण फैलता रहा, लोगों की मृत्यु हो गई, यहाँ तक लोगों की जेबें खाली हो गई। श्री राम मोहन जी, एसबीआई ने एक सर्वे करके बताया कि लोगों के 50,000 करोड़ रुपए केवल कोरोना में इलाज में खर्च हो गए, यानी प्रति व्यक्ति उन्होंने बताया कि 1.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति इलाज में खर्चा हुआ। यहाँ तक एसबीआई ने अपने सर्वे में कहा कि अगर सरकारें पेट्रोल डीजल के दाम और टैक्स नहीं घटाएगी तो महंगाई हर क्षेत्र में बढ़ जाएगी। लेकिन आप ये देखिए कि ये सरकार, भाजपा सरकार क्या चाहती है? चाहती है कि लोगों के शरीर में जो खून, रगों में जो खून दौड़ रहा है उसको भी चूस लेना चाहती है सरकार। किस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम रोज बढ़ा रही है और तेल, रिफाइंड ऑयल के दाम तो 50 गुना ज्यादा कर दिया है। आज कितनी बुरी स्थिति है। जिस तरह से इन्होंने पंचायत चुनाव किया, हम जीते पंचायत चुनाव में, और जब चुनाव हो रहा था तब भी समाजवादी पार्टी को मालूम था कि हम जीतेंगे, लेकिन हम तब भी कह रहे थे कि चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि आरएसएस आश्वस्त थी कि बीजेपी पंचायत चुनाव में जीतेगी, इसलिए ये सेमीफाइनल पंचायत चुनाव कराया गया। नतीजा क्या हुआ? 1600 से अधिक शिक्षकों की मृत्यु हो गई। ठीक है, आलोक अवस्थी जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फिर दीपक सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के एमएलसी हैं। दीपक सिंह साहब के पास हम चलेंगे। ठीक है, अवस्थी जी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, हमारी बहन नाइब जी ने बड़े गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उनका ये कहना है कि पंचायत चुनाव जो है बीजेपी ने करा दिए। एक चुनाव की प्रक्रिया होती है, उनको पता है इस बात को, पता नहीं क्यों झूठ बोलने के लिए लगातार वो मजबूर हो रही है, क्या कारण है समझ में नहीं आता। पढ़ी लिखी भद्र महिला है, अच्छी डिबेट करती है। जब हाईकोर्ट के निर्देश पर पंचायत चुनाव जो है चुनाव आयोग कराता है, चुनाव आयोग कोई बीजेपी नहीं है, चुनाव आयोग करा रहा है तो हाईकोर्ट के निर्देश पर करा रहा है, और उसके बाद जो निर्देश था उसका सरकार ने पालन किया है। सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई थी उसके बारे में, और सुप्रीम कोर्ट ने वापस हमको हाईकोर्ट भेज दिया। तो हमारी कहां पर इसमें जो है वो हम ढूंढ रही है, वो समझ में नहीं आता है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो है भारतीय जनता पार्टी को हम उन्होंने आरोप लगाया। मैं पूछना चाहता हूँ जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ नाहिद लारी बहन से हमारी, कि आप जो है, आपके जिस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय सफाई में नाच गाने के लिए हम राजकीय हवाई जहाज का प्रयोग करते थे कलाकारों को लाने के लिए। आज योगी आदित्यनाथ जी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो उसी सरकारी हवाई जहाज का प्रयोग करते हैं दवाइयां लाने के लिए, मेडिकल इक्विपमेंट लाने के लिए। साफ साफ कितना बड़ा अंतर दिखाई पड़ रहा है। तो मुझे इतना खाली आपसे कहना है नाहिद बहन, एक बार अपनी गिरबा में झांक लीजिए, कैसे अखिलेश यादव जी ने अपने पिता को अपनी गद्दी से उतारा था, कैसे सार्वजनिक रूप से उनकी बेइज्जती करी थी, कैसे सार्वजनिक रूप से अपने चाचा की बेइज्जती करी थी। एक बार उसका भी आपको गौर करना चाहिए। तो आप सबसे अपना आईना देखिए पहले, आपकी पार्टी किस तरीके से चलती है। ठीक है, मैं दीपक सिंह साहब के पास चल रहा हूँ। जी जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीपक सिंह साहब, आपको लग रहा है कि किसी फेरबदल की सुगबुगाहट है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि बीजेपी के लोग ही हैं जो अंदर से ये कहते हैं कि हाँ कुछ चल रहा है, और वही लोग ये भी कहते हैं कि देखिए सब अफवाहें हैं, बिना बात की चर्चा हो रही। देखिए, एक चीज तो है, जिस तरह से गोपनीय बैठक भारतीय जनता पार्टी ने की, कितना भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चीजों की हीला हवाली करें, आनाकानी करें, चीजें स्पष्ट हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जिस दिन 150 से ज्यादा विधायक धरने पर बैठे थे, उस दिन तय हो गया था उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने खेमे में भी अल्पमत में है। दूसरी बात, जिस तरह से कोविड महामारी में भारतीय जनता पार्टी एक असफल टीम साबित हुई, पूरे उत्तर प्रदेश में त्राहिमाम मच गया। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को अपने किए गए बयानों पर क्षमा याचना करनी पड़ी,
टीचरों की मृत्यु पर जब 3 की मृत्यु की बात की गई, उसके बाद जब जनपदों से अखबारों ने, आप सबके कई सारे चैनलों ने दिखाना शुरू किया 10-10 लोगों की एक जनपद में मौत हुई है। कई सारे जनपद ऐसे हुए जहां भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी उनको इलाज कराने में, उनकी जांच कराने में, उनकी ट्रेसिंग कराने में, कहां से कोविड हुआ उसमें अक्षम रहे। तो कफन, चुनरी, जो रंगीन वस्त्र थे जो दाह संस्कार के समय किए जाते हैं, उनके हटाने में मशगूल रहे। तो कहीं न कहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी अपनी असफलता का ठीकरा कहीं न कहीं किसी न किसी पर तो फोड़ना चाहती है। अलग बात है, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि इनको क्यों छुपाने काम कर रहे हैं। एक चीज स्पष्ट था, भारतीय जनता पार्टी ये छुपाने वाला खेल बंद करे, चाहे कोविड के आंकड़े छुपाने वाला खेल बंद करे, चाहे मौत के आंकड़े छुपाने वाला खेल बंद करे, चाहे कोई परिवर्तन, राजनीतिक चर्चा हो रही हो, उस खेल को बंद करे। क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को मानने लगे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी छुपा खेल उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के लोगों ने बड़े दिल से बड़ा प्रचंड बहुमत दिया था, इतना बहुमत दिया था कि उम्मीद नहीं की थी इतना बड़ा इनके अंदर अहंकार भी आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के लोग इलाज के अभाव में, बेड के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में तपते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करते रहेंगे। एक और बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार कहते हैं कि कोर्ट के आदेश में पंचायत चुनाव कराए थे। 9 बार, मैं दावे के साथ कहता हूं 9 बार ऐसे मौके आए हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ जी नेतृत्व वाली सरकार 9 बार कोर्ट के फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट गई है, अध्यादेश लाई है, सदन से उस फैसले को पास कराया है कि उस फैसले को नहीं मानेंगे। तो क्या पंचायत चुनाव कराना जरूरी था? क्या सदन बुला के अध्यादेश लाके उन फैसले को फिर से रोका जा सकता था? किस राजनीतिक पार्टी का, किस टीवी चैनल का, किस मीडिया घराने का इनके ऊपर चुनाव कराने दबाव था? इनका अहंकार था, इनके अहंकार को तोड़ना था, उत्तर प्रदेश के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ओछापन दिखाया, असफल सरकार होने का प्रमाण पत्र दिलाया। 2021 जब जब इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा उत्तर प्रदेश में एक ऐसी असफल सरकार थी, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। ये भी दर्ज हो जाएगा सरकार ने कई बार अपने बयान से पलटी मारी, उत्तर प्रदेश के लोगों से क्षमा याचना की। ठीक है, हमारे साथ विजय उपाध्याय जी भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उपाध्याय जी, बीजेपी के लोग खारिज कर रहे हैं कि ऐसी कोई बैठक हुई नहीं जिसकी दिल्ली की बैठक के बारे में चर्चा है। क्या लखनऊ में भी ऐसी कोई सुगबुगाहट, कोई चर्चा नहीं है कि जिसको लेकर ये कहा जाए कि कुछ फेरबदल, कुछ सार्थक चीजें भी बीजेपी के अंदर हो रही हैं? क्योंकि अगर नेता साथ में बैठ रहे हैं और बड़े नेता हैं, संघ परिवार के हों चाहे बीजेपी के आला कमान के हों, अगर कुछ लोग बैठ रहे हैं तो कुछ तो घट रहा है। देखिए, जो संभावना है वो ये है कि एक संक्षिप्त फेरबदल मंत्रिमंडल में हो सकता है, जिसमें 4-5 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। चूंकि 3 मंत्री तो कोविड की वजह से उनका निधन हो चुका है, तो वो जगह खाली है और सरकार के पास ये मौका है कि कुछ और उनको 1-2 नंबर बढ़ा सकते हैं। चूंकि चुनाव बहुत नजदीक है तो मुझे लगता है, और कोरोना का समय भी चल रहा है, तो मंत्रिमंडल में एक संक्षिप्त फेरबदल तक ही मामला सीमित रहेगा। ये मेरी अपनी जानकारी है और जो जिन बैठकों का हवाला मीडिया में है उससे मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन मेरी जानकारी में वर्चुअल बैठकें हुई हैं और वर्चुअल बैठकों में इन सब चीजों पे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ होगा। भाजपा जो फैसले लेती है वो फैसले उस पर ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। नाम कौन से सामने आएंगे, कौन से लोग नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, मुझे लगता है पार्टी ने ये भी तय कर रखा है। 1-2 मंत्री अगर ड्रॉप किए जा सकते हैं तो वो भी चेहरे चर्चा में है, लेकिन कोई बड़ा बदलाव होगा ऐसी संभावना नहीं है। मुझे इस बात की संभावना बहुत कम दिखती है कि संगठन में कोई फेरबदल होगा, क्योंकि बीजेपी का जो संगठन है अभी काम कर रहा है और इन लोगों ने कोई ऐसा नहीं है कि कोई इनके ऊपर निष्क्रियता का या दूसरे कोई आरोप हो या फिर संगठन में कोई ऐसा ढांचा नया खड़ा करना हो जो इनके सोशल इंजीनियरिंग को सूट करता हो। भाजपा की जो दिक्कत है वो सिर्फ कोरोना से जो अपोजिशन के हमले हैं और जो सरकार की इमेज खराब हुई है उसको कैसे ठीक रखा जाए और कैसे ज्यादा क्रियाशील मंत्रिमंडल बनाया जाए, खासतौर पे चुनावी समय में। तो मुझे लगता है कि वहीं तक ये मामला सीमित। बिल्कुल उपाध्याय, एक बात तो आप ठीक कह रहे हैं कि जो अभी मौजूदा दौर में पदाधिकारी हैं जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है वो भी उन्हीं लोगों के चुने हुए हैं जिन्हें अगर फेरबदल करना है तो भी उन्हीं को करना है।
तो कोई नया व्यक्ति ऐसा नहीं है और ना कोई उस लीक से अलग हटकर जा रहा है कि कोई दूसरी धारा में बहने की कोशिश कर रहा हो तो फिर उसके ऊपर कदम उठाए जाएं। नाहिद लारी खान जी कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए नाहिद जी। अरे श्री राम मोहन जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब 4 महीने की इनकी चला चली की सरकार है। अब 4 महीने में मंत्रिमंडल का विस्तार का क्या औचित्य है? क्या योगी जी को अपने मंत्रियों पर विश्वास नहीं है? और फिर कल तक जो लोग यस सर करके हाथ बांधे खड़े रहते थे, वो कल जो है वो अब डिप्यूटी सीएम बन जाएंगे। उनको एमएलसी पद दे दिया, वो डिप्यूटी सीएम सुनने में आ रहा है कि वो बन जाएंगे। ठीक वैसे ही कल तक जो लोग यस सर करके हाथ बांधे खड़े थे, उनको रातों रात जो विदेश मंत्री बना दिया। तो मेरी पूरी जो है संवेदना अवस्थी जी के साथ ही। इन्होंने, मैं जानती हूँ, मेरे वालिद इनके बारे में बताते रहते हैं कि इन्होंने तो पूरी जिंदगी अपनी जो है बीजेपी के लिए संघर्ष करने में बिताई है। और आज जो है मोदी जी को अपने जो पार्टी के पुराने नेता हैं जिन्होंने संघर्ष किया, उनके ऊपर विश्वास नहीं है। उनको जो है यस सर करने वाले अधिकारियों पर विश्वास है। और अगर यही अधिकारी इतने इंटेलिजेंट है जो ये सरकार संभालेंगे, तो फिर मोदी जी को खुद को क्या जरूरत है प्रधानमंत्री बनने की? वो कैबिनेट सेक्रेटरी को प्रधानमंत्री पद दे दे। अगर वो लोग इतने इंटेलिजेंट है, इतने अच्छे से सरकार चला सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मेरी पूरी संवेदना अवस्थी जी के साथ है। वो सच नहीं बोल सकते। अभी तो सीतापुर के बीजेपी एमएलए ने बताया कि अगर वो सच बोल देंगे, अगर वो सच बयान कर देंगे, तो उनके ऊपर योगी सरकार राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम कर देगी, देशद्रोह का मुकदमा कायम कर देगी। और अगर अवस्थी जी माननीय अखिलेश यादव जी के पिताजी के ऊपर अनर्गल बातें करेंगे, गलत बयान करेंगे, तो मैं वास्तविकता के पर आधारित बात करूंगी कि इसी कोरोना काल में आदित्यनाथ जी के पिताजी की मृत्यु हो गई थी। आज तक योगी आदित्यनाथ जी अपने पिताजी की मृत्यु के लिए अंत्येष्टि तक पे नहीं गए। वहां चाइना की बॉर्डर पे उनका घर है, ना अपनी माता जी से मिलने गए। कहते रहे कोरोना के कारण नहीं जा रहा हूँ। पूरे साल भर चुनाव खेलते रहे, न जाने कहां चुनाव पे गए। केरला तक गए, वहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ। बंगाल, तमिलनाडु, हर जगह गए, लेकिन सब जगह बीजेपी। लेकिन अभी आप देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आज गांव तक कोरोना का संक्रमण फैला है। खुद योगी आदित्यनाथ जी के गोरखपुर का गांव है, ये गोरखपुर का गांव उनवाई गांव है, 60 लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है। मिर्जापुर के बिरानी गांव में 35 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। रायबरेली के शिवगढ़ में 1 महीने में 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। खानपुर गांव में 1 महीने में 80 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कहां तक मैं बताऊं? पंचायत चुनाव करने के चक्कर आने के चक्कर में ये गलतफहमी में थी बीजेपी की ये पंचायत चुनाव जीत रही है, इसीलिए इन्होंने चुनाव कराया और गांव तक कोरोना फैला दिया। केवल कागजों में, आपके तमाम सवालों के साथ उससे पहले एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना है। और ये भी कि जो भी आंकड़े आप लोग रखें वो अपनी विश्वसनीयता पर रखें या फिर किस सोर्स के हवाले से आप कह रहे हैं ये भी बताते चलें तो बेहतर है। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर हो रहे हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और हम संभावित फेरबदल पर चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव हो सकते हैं। जाहिर है कि 2022 का चुनाव आने वाला है और विधानसभा चुनाव कभी भी सामान्य तरीके से तो नहीं होता है। कोशिश हर दल की ये होती है कि वो बेहतर से बेहतर अपने लिए कर सके। कुछ ऐसे समीकरण भी होते हैं, चाहे वो जातीय स्तर पर हो या क्षेत्रीय स्तर पर, जिन्हें बनाना पड़ता है अगर आपको अपने कैंडिडेट्स को जिताना है। तो क्या सारी चीजों पर फोकस इस वक्त चल रहा है? आलोक अवस्थी जी हमारे साथ हैं। अवस्थी जी, एक बार फिर आपके पास आ रहे हैं। आप नाहिद लारी खान जी की बातों का जवाब भी दे सकते हैं और इस सवाल का भी कि कुछ तो समीकरण अभी साधने पड़ेंगे आपको। आप कह रहे हैं कि पूरा फोकस कोरोना पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग मंडलों के दौरों पर हैं, अलग अलग जिले में जा रहे हैं। वो सारी खबरें भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से जो चर्चा चल रही है कि जो पद खाली है मंत्रिमंडल में वो आप लोग भर सकते हैं। जो समीकरण जातीय स्तर पर हैं, क्षेत्रीय स्तर पर हैं, जहां कमजोरी है उस पर भी साधेंगे तो संगठन तो इस पे काम करेगा आपका। देखिए राममोहन जी, मैं दीपक सिंह जी की बात से शुरुआत करूंगा। उन्होंने कहा था कि बड़ी गोपनीय बैठक जो हुई है और भाजपा में फेरबदल होगा। मुझे पता नहीं लगता कि दीपक सिंह जी हमारी गोपनीय बैठक के अंदर की बात कैसे जानते हैं कि वो बैठक हुई भी है या नहीं हुई है। उन्होंने चर्चा कर दी है तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि एक गोपनीय बैठक कांग्रेस के अंदर भी हुई थी जहां पर राहुल गांधी को हटाने की बात करी गई थी। तमाम मुखर लोगों ने, नेताओं ने विरोध किया था कि कांग्रेस का अध्यक्ष का बेहतर चुनाव हो और राहुल गांधी जी को जो है अध्यक्ष न बनाया जाए। तो लीजिए दीपक जी, अब मेरी बारी है। आपके बारे में मैंने टोका नहीं है, अपनी बारे में बात कहिएगा, अपनी बारे में बात कहिएगा, अपनी बारे में बात कहिएगा। मैंने आपको टोका नहीं है। तो जिस तरीके के आपके नकारे नेता है, प्रदेश छोड़कर के चले गए, आज तक उत्तर प्रदेश में झांकने नहीं आए, और आप जिन महामंत्री को अपने राष्ट्रीय महामंत्री बना के आए थे, वो मात्र जो है अरे ट्विटर की नेता बन के रह गई है। ट्विटर वाड्रा गांधी जो है वो बन के रह गई है, तो कर रही है। एक आप मुझे मेरी बात कहने दीजिए दीपक जी, अपने बारे में बात कीजिए। राममोहन जी कैसे बात होती है? आलोक जी एक बार कंप्लीट कर लें, फिर दीपक जी आपके पास वापस आ जाऊंगा मैं। पूरा समय दीपक जी अपने बारे में बात कहें तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कृपया अफवाहों को बल मत दे। इस तरह की कोई बैठक ने भी है, भारतीय जनता पार्टी उसको नकार चुकी है, आरएसएस ने भी इस बात को नकारा हुआ है, इसलिए इस बात की कोई वो नहीं है कि इस तरह की कोई बैठक हुई है। दूसरी बात, हमारी बहन लारी जी बहुत विद्वान है, पढ़ी लिखी महिला है, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं। इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कोरोना के कारण अपने पिता की अंत्येष्टि में नहीं गए। हाँ बहन, ये सही बात है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश को एक अभिभावक के रूप में जो है संभाल रहे हैं। उस समय उनकी जरूरत यहाँ पर थी, इसलिए वो अपने पिता की अंत्येष्टि में नहीं जा पाए। लेकिन बाद में वो परिवार से भी मिले हैं, अपनी मां से भी मिले हैं, अपने भाइयों से भी मिले हैं, इसकी शायद आपको जानकारी नहीं है। वही बात आप बराबरी कर रहे हैं अखिलेश यादव जी की, जो अपने पिता की सार्वजनिक रूप से बेइज्जती करते थे, सार्वजनिक रूप से उन्होंने जो है उनके अध्यक्ष की कुर्सी छीन ली। तो एक बड़ा अंतर है दोनों राजनेताओं में कि एक नेता अपने परिवार को जो है प्रदेश की जनता के लिए छोड़ करके गया, और दूसरा जो प्रदेश का मुख्यमंत्री था उसने अपने पिता को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी हटा दिया, अकेले करके उनको हटाया और उसके बाद उस कुर्सी को पूरी दुनिया में देखा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब कुछ देखा है। ये दो नेताओं का अगर हम आगे करेंगे, एक हम अपने साधों को रखेंगे, एक हम रखेंगे, तो ये पड़ना हमेशा योगी आदित्यनाथ जी का बहुत भारी रहेगा और अखिलेश यादव जी को बहुत दिशा जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से प्रदेश को चलाया था, आज उसकी वजह से आज उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में सारे चुनाव क्यों हारे। लोकसभा के चुनाव में 5 सीटों पर चुनाव जीते थे पिछली बार 2014 में, 2019 में फिर 5 सीटों पर रह गए। उनका पूरा परिवार हार गया, यहाँ तक कि उनकी स्वयं की धर्मपत्नी हार गई, उनके भाई हार गए, भतीजे हार गए। ऐसा क्या कारण था, ऐसा कौन सा काम अखिलेश यादव ने किया था कि उनको चुनाव में हारों का मुंह देखना पड़ा? 7 विधानसभा चुनाव अभी हुए थे, उपचुनाव हुए थे, उसमें से मात्र 1 सीट क्यों मिली अखिलेश यादव जी को? क्यों नगर निगम में उनका खाता नहीं खुल पाया? एक भी नगर निगम में उनका मेयर नहीं है। इस पर आपको विचार करना चाहिए कि आपका नेता उनके जो उन्होंने कार्य किए थे उसकी वजह से जनता ने उनको जो है किनारे पे बैठा रखा है। पंचायत चुनाव की जो आप बात कर रही, पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से जीती है। पंचायत का चुनाव कोई पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ा गया है, इसलिए आप सूची बढ़ाकर न करें। आपको इसका नतीजा अभी जब होंगे आपको जिला परिषद का जज आपको जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी जीतते हैं। मेरा सब इतना कहना है।
ठीक है दीपक सिंह जी, अब आप बोल सकते हैं। देखिए राममोहन जी, भारतीय जनता पार्टी, दीपक जी की बात कंप्लीट हो जाए फिर आपकी बात पे आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने प्रचंड बहुमत के बाद भी आज उत्तर प्रदेश की जनता की बात एक प्रतिष्ठित चैनल पर करने को तैयार नहीं है। आज भी ये कांग्रेस पे अटके पड़े हैं, आज भी अटके पड़े हैं कि अडवाणी जी के शिष्य ने अडवाणी जी धोखा दिया, मुलायम सिंह जी के पुत्र ने मुलायम सिंह साथ क्या किया। अरे बेहतर होता कि आपने उत्तर प्रदेश की सरकार बनाई, आपने क्या किया? 7 वर्ष से दिल्ली में आपकी सरकार है, आपने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 30 वर्ष पहले जो सीएचसी बनाई थी, 822 सीएचसी में से 806 कांग्रेस पार्टी ने बनाई हैं, केवल 16 गैर भाजपाइयों ने बनाई हैं। 4300 पीएचसी जो उत्तर प्रदेश में स्थापित हैं, उसमें से 4266 कांग्रेस पार्टी ने बनाई हैं, 34 केवल गैर कांग्रेस सरकारों ने बनाई हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल 165 में 155 कांग्रेस पार्टी सरकार ने बनाए थे, केवल 10 बनाए गैर कांग्रेस सरकारों ने। ये एक अंग्रेजी अखबार के प्रतिष्ठित शोध से छापा गया है। देखिए ये बेहतर होता, आज मुख्यमंत्री जी को रोना पड़ रहा है कि विधायक और सांसद गोद ले लें उनकी रंगाई पुताई करने के लिए। यह असफलता का एक बहुत बड़ा पैरामीटर है जो आज देश के प्रधानमंत्री जी ये सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निरंकुश हो गए हैं, जनता में उनके प्रति विश्वास समाप्त हो चुका है, उनके विधायक, उनके कई सारे लोग धरने पर खिलाफ बैठ रहे हैं। तो एक कंट्रोलर बैठाने की जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है, ये गुप्त नहीं है, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है अवस्थी जी। क्योंकि आप नहीं जान पाएंगे, आप भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ना उत्तर प्रदेश की जनता की कोई कीमत है, ना आपकी कोई कीमत है। आप टेलीविजन पर भारतीय जनता पार्टी के लड़ते रहिए। उत्तर प्रदेश के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चौराहों पर लड़ते थे, वो ऑक्सीजन, गैस, रेमडेसिविर और बेड के लिए तरसते रहे। तो आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए, लेकिन गांव में बचा के जाइएगा। उन्नाव घटना ले लीजिए, फतेहपुर घटना ले लीजिए, रायबरेली घटना ले लीजिए, कानपुर घटना ले लीजिए। विधायकों को गांव में जनता ने दौड़ाना शुरू कर दिया है। सच बोलना शुरू कर दीजिए। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए झूठी वकालत करना आपकी मजबूरी है, लेकिन कम से कम अगर सच बोलेंगे तो कुछ पाप आपके भी कम हो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी, उनका मंत्रिमंडल, असफल मंत्रिमंडल, जिसने उत्तर प्रदेश के लोगों के, मृतकों के शरीर से कफन चोरी किया है, जो दवाइयां नहीं दे पाई है, जो मौत के आंकड़े छुपा रही है, उनसे क्षमा याचना कर लें तो बेहतर होगा। आपको कांग्रेस पार्टी की आलोचना करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अब आपको समाजवादी पार्टी, बसपा की आलोचना करने से हासिल नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के लोगों ने आपको देख लिया, ठीक है, आपको समझ लिया। श्री राम मोहन जी, मुझे जवाब देने का मौका दें। मैं अवस्थी साहब की बातों का जवाब देना चाहती हूँ। जी बोलिए नाहिद जी, आप फिर अवस्थी जी के पास चल रहा हूं मैं, संयुक्त जवाब दे देंगे वो दोनों का। नाहिद जी बोलिए। देखिए श्री राम मोहन जी, जिस तरह से अवस्थी जी बार बार जो है माननीय नेताजी की बात कर रहे हैं, तो माननीय नेताजी के तो हर दिल अजीज बेटे हैं माननीय अखिलेश यादव जी। और माननीय अखिलेश यादव जी जैसा लायक और योग्य पुत्र आज हर माँ चाहती है कि हमारी कोख से ऐसा लायक और योग्य पुत्र जन्मे। हर बहन चाहती है कि हमारे भाई ऐसा ही हो। और फिर माननीय अखिलेश यादव जी के तो लाखों करोड़ लोग फॉलोअर्स हैं। मैंने खुद देखा है, जब वो सड़क पर उतरते, जब वो जाते, तो हजारों लाखों लोगों का हुजूम आ जाता है। और ये जो बार बार इन लोग बीजेपी माननीय अखिलेश यादव जी की बात करती है, तो बेसिकली बीजेपी को माननीय अखिलेश यादव जी का बुखार चढ़ा हुआ है। इनको कांग्रेस का बुखार नहीं चढ़ा है, इनको बीएसपी का बुखार नहीं चढ़ा है, इनको तो माननीय अखिलेश यादव जी का बुखार चढ़ा हुआ है। और वो इसलिए चढ़ा हुआ है क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी कुछ महीने पहले जो एमएलसी का चुनाव हुआ था, स्नातक और शिक्षक, वो मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दोनों सीटों पर मोदी जी को हराया था। ये मोदी जी की हार थी और समाजवादी पार्टी दोनों सीटों पर जीती थी। और यही हाल डिप्टी सीएम के क्षेत्र में हुआ था और सीएम के भी क्षेत्र में हुआ था। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बेसिकली अखिलेश यादव जी तो बहाना है, बेसिक निशाना इनका ये है, बेसिकली ये पिछड़ों को गरियाना चाहते हैं। आप याद करिए जब वीपी सिंह जी ने जो ओबीसी के आरक्षण के लिए मंडल कमीशन की लागू करने की घोषणा की थी, तो बीजेपी के यूथ विंग के पदाधिकारियों ने अनेकों ने आत्मदाह कर लिया था। और ये बीजेपी तो वही पार्टी है जिसकी बुनियादी 1980 6 अप्रैल को कोटला मैदान दिल्ली में जो है पिछड़े और दलितों के विरोध पर इस पार्टी की बुनियाद खड़ी हुई थी। क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती थी कि पिछड़े और दलित वर्ग के कोई भी नेता इस देश का जो के पीएम बने, इसलिए जो है इस पार्टी की बुनियाद पिछड़े और दलित विरोध पर पड़ी है। और अगर ये बात समस्या ये है, समस्या आप नहीं आप
आप मुद्दे के दाएं बाएं चली जाती हैं। ये पिछड़ों के खिलाफ हैं, वो दलितों के खिलाफ हैं। इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने बम्पर वोट दिए हैं, उसमें पिछड़े भी हैं, उसमें दलित भी हैं। ये बांटने की राजनीति कम से कम छोड़ दीजिए। अगड़े पिछड़े दलित, अगर खाना नहीं मिलेगा तो चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो या सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो, वो परेशान रहेगा, और मिलेगा तो तीनों खुश रहेंगे। देखिए श्री राम मोहन जी, मैं बांटने की बात नहीं कर रही हूं। और दूसरी बात ये भी जान लीजिए आप नाहिद लारी खान जी, कि अगर 5 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अखिलेश यादव को आप पिछड़ा मानती हैं तो मानती रहिए। क्या पैमाना है पिछड़ा होने का? उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, वो स्वयं मुख्यमंत्री रहे। ये देखिए, इसमें क्या अगड़ा क्या पिछड़ा? पिछड़ा तो वो है जिसके हाथ में कुछ नहीं है। श्री राम मोहन जी, अरे श्री राम मोहन जी, एक सेकंड आप मुझे मौका दें। आपने इतनी बात कह दी। देखिए बीजेपी का और विशेषकर मोदी साहब और योगी साहब की नफरत पिछड़ों के प्रति तो उसी दिन दिख गई थी जब योगी जी जो है 5 कालिदास मुख्यमंत्री आवास प्रवेश करने से पहले उन्होंने गंगा जल से धुलवाया था, शुद्धिकरण करवाया था, ये कहते हुए कि मेरे से पहले आप पिछड़े और दलित समाज के मुख्यमंत्री रहते थे। मैं ये बता रही हूँ कि इनको बुखार जो है इसलिए चढ़ा हुआ है। और रही बात पंचायत चुनाव की, पंचायत चुनाव में जिस तरह से जनता ने, विशेषकर महिलाओं ने और नौजवानों ने, किसानों ने जिस तरह से बीजेपी को के अगेंस्ट वोट किया है, बीजेपी का सुथरा साफ किया है और समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया है। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता ग्राउंड रूट्स तक सक्रिय तरीके से काम करते रहे और भारतीय जनता पार्टी केवल अरबों करोड़ों रुपए के एड्स, विज्ञापन, फुल पेज के विज्ञापन जो है ये अखबारों में देते रहे। आज के प्रमुख समाचार पत्र में 22 पेज के अखबार में 9 पेज का फुल पेज एड जो है इस महामारी में अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, जनता का पैसा खर्च कर रहे हैं और एड दे रहे हैं। इनके पास जनता को सहूलियत देने का पैसा नहीं है, जनता को ऑक्सीजन, जनता को बेड, जनता को। नाइज जी आपकी बात हो गई है, मेरी बात हो जाने दीजिए। ठीक है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जी बोलिए आलोक अवस्थी जी, बोलिए। देखिए मेरा सिर्फ इतना कहना है राम मोहन जी कि नाइज जी बहुत दाएं बाएं चली गई। थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि भाजपा पिछड़ों के खिलाफ रही है। हम ये कहते हैं कि अखिलेश यादव जी अपने आप को पिछड़ा का नेता कहते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको सभी वर्गों ने वोट दिया, लेकिन उन्होंने खाली सैफई कुनबे के लिए काम किया, उन्होंने पिछड़ों के लिए भी काम नहीं किया। एक खास सैफई कुनबा जिसके लिए उन्होंने काम किया और उसका नतीजा यह हुआ कि उनको हाशिए पे जनता ने डाल दिया। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातिवाद की बात ही नहीं करती है। हम सर्व समाज की बात करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, इसमें सभी वर्गों के लोग आते हैं। हम कभी धर्म की बात नहीं करते, हम कभी जातिवाद की बात नहीं करते, सीधे विकास की बात करते हैं। हमारे कांग्रेस के मित्र दीपक सिंह जी ने यह बात कही कि उन्होंने CHC PSC बहुत बना दिए थे। अरे कुछ तो शर्म करिए दीपक जी, आप एक MLC है, आप सम्मानित व्यक्ति हैं, आप कम से कम ये तो कहिए अगर आपने CHC PSC बना दिए होते तो 1976 से इंसेफ्लाइटिस की तमके में तमाम कितने मौतें हो रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर, खासतौर से 2 मंडलों में, बस्ती मंडल के अंदर और गोरखपुर मंडल के अंदर, वो ना हुई होती। योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद से 4 साल में हमने उन पर नियंत्रण किया, हमने CHC PSC को स्ट्रॉन्ग किया, वहां पर डॉक्टरों की नियुक्ति की, वहां पे इक्विपमेंट दिए। आप खाली बिल्डिंग में कमीशन खोरी करके बिल्डिंग बनाकर चले भी गए तो हमने उनको व्यवस्थित किया है। डॉक्टर नहीं थे, कंपाउंडर नहीं थे, वहां पे टेक्निकल चीजें नहीं थी, हमने उनको दुरुस्त किया है। आज 95% मौतों पर हमने कंट्रोल पाया है और इस बड़ी महामारी से जो है आज योगी आदित्यनाथ जी की वजह से मुक्ति मिली है। इसलिए अन्यथा झूठ मत बोलिए। दूसरा, झूठ बोलने का काम कांग्रेस का सबसे बड़ा क्या है, देश को बदनाम करो। क्योंकि उनको मोदी को बदनाम करना है, देश को बदनाम करो, उसके लिए टूल किट लाते हैं, उसके लिए अनर्गल कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं, एक सिलसिला शुरू किया जाता है। तो दीपक सिंह जी आपका फ्लॉप नेता है, आप अपने फ्लॉप नेता को चाहे कितना भी लिखा पढ़ा लो, सिखा लो, वो कभी नेता नहीं बन पाएगा। मैं आपको मैं तो कहता हूँ दीपक सिंह जी को, अगर आप आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, अगर आप पार्टी का अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे फिर भी कांग्रेस का भला हो जाएगा।
इसलिए कम से कम अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में चिंता करिए कि किस तरीके से काम कर रही है। दूसरी जो पार्टी, हमारी जो पार्टियां बराबर काम कर रही जनता के हित में, आज कोरोना पर नियंत्रण पाया है तो मोदी जी और हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर की वजह से पाया है। हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी लैब नहीं, आज 245 लैब बनाई है हमने। 12 मेडिकल कॉलेज बने उत्तर प्रदेश के अंदर थे कांग्रेस की और सरकारों में। हमने जो 30 मेडिकल कॉलेज सरकार बनाई है, तो कहां से आया है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले का काम था, उसकी वजह से जो है आज हाशिए पर है। एकमात्र सीट आपकी खाली उत्तर प्रदेश के अंदर है। राहुल गांधी की सीट भी जो है छोड़कर उनको भागना पड़ा। अमेठिक जनता ने उनको भगा दिया, इसलिए क्योंकि सिर्फ झूठ की राजनीति, काट की आंटी एक बार चढ़ती है, बार नहीं करती है। इसलिए श्रीमान दीपक जी, कम देखा अपने नेता को, अपनी पार्टी को ये बात कहिए कि जनता कुछ काम करे। क्या काम आप जनता कुछ कर रहे हैं बता दीजिए। आज आपकी सरकार महाराष्ट्र के अंदर है, आपकी सरकार छत्तीसगढ़ के अंदर है, सबसे ज्यादा मौसम में नंबर 1 नंबर 2 की संख्या में आपके दोनों राज्य क्यों है? आप बता दीजिए हमको। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में उनसे बहुत बड़ा है, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ बहुत कम है और हमने जो उस पर काबू पाया है। ठीक है दीपक सिंह साहब, फिर मैं विजय उपाध्याय जी के पास चलूंगा, उन्हें ठीक ठाक वक्त देना है, लेकिन उससे पहले दीपक सिंह जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको। दीपक सिंह जी बोलिए। देखिए, एक बड़ी समस्या है, भाजपा के लोग सच नहीं बोलना चाहते। जो उत्तर प्रदेश के आज हालात हैं, हमने कहा ना, आप 5 नाम बता दो जहां 5 अस्पताल भारतीय जनता पार्टी ने बनवाए हो। 5 ऐसे एम्स, मेडिकल एम्स तो 2 ही बने, कांग्रेस पार्टी सरकार में बने थे। सारे मेडिकल कॉलेज तब बने हैं, स्वीकृति मिली जब दिल्ली में कांग्रेस पार्टी सरकार थी। CPSC मैंने बता ही दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए भाषण के अलावा कुछ किया नहीं है। बेहतर हो कि ये जो एक कमांडर बैठाना चाहते हैं, जो एक कंट्रोलर बैठाना चाहते हैं, बेहतर हो अभी कंट्रोल कोरोना करना है। कंट्रोल उत्तर प्रदेश में जो लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं इलाज के अभाव में, उसे कंट्रोल करना है। जो भारतीय जनता पार्टी के भी चैनल सामने झूठ बोलती है, जो कफन हटवाती है, आंकड़े छुपाती है, भाजपा इससे बाज आए। उत्तर प्रदेश के लोगों ने भाजपा के लोगों को गांवों से दौड़ाना शुरू कर दिया है। तो कम से कम सबक लें, अहंकार छोड़ें। अहंकार ने इतिहास में बड़े बड़े सम्राटों को, बड़े बड़े सुल्तानों को, बड़े बड़े महाराजाओं का जो हस्र किया है, उससे सबक लें। सिर्फ ज्ञान की बात न करें, ज्ञान को धरातल पर उतारें, कुछ करके दिखाएं। अगर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कोई काम किया हो उसको गिनाएं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार उत्तर प्रदेश की विकास दर घटी है, उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर घटे हैं, उत्तर प्रदेश में अराजकता और अपराध बढ़े हैं, और अंत में जाते जाते इन्होंने जो मौत का तांडव का खुला खेल खेला और मुख्यमंत्री जी ने इलाज के बजाय मुकदमा करने की बात की, तो कम से कम शर्म कर लें। जाते जाते अगर क्षमा याचना कर लेंगे, जिनके पाप फिर कहूंगा कुछ कम हो जाएंगे। विजय उपाध्याय जी, अब एक बात यह है कि जिस तरह से दोनों विरोधी दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो अपनी नजरिए से चीजों को देखेंगे और कहेंगे कि कहां कहां कमी है। और यही बात आप भी कह रहे थे कि जहां जहां इस तरह के हमले हो रहे हैं, जहां जहां छवि का मसला है कि छवि डैमेज हो रही है, उस पर काम बीजेपी के लोग, संघ के लोग करना शुरू करेंगे। लेकिन ठीक है, नायद लारी खान जी के पास हम चलते हैं। नायद जी, एक सवाल ये बहुत अहम है कि दीपक सिंह जी कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को सबक लेना चाहिए चीजों से, लेकिन सबक तो विपक्ष को भी लेना चाहिए, खासतौर से कांग्रेस को विशेष रूप से, क्योंकि उनकी सीटें हम जब देखते हैं पंचायत चुनाव में और उनका मेहनत देखते हैं और सीटों का जब गुणागणित करते हैं, तो ये समझ में आता है कि उनको जनता पसंद नहीं कर रही है। श्री राम मोहन जी, सबसे पहले तो मैं अवस्थी जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ कि वो सफाई के ऊपर बात कर रहे थे। देखिए, बीजेपी को दरअसल गांवों के विकास से सख्त चिढ़ है। उनको गांव गरीबों से सख्त नफरत है, घृणा है, और गांव वासियों से भी चिढ़ है, घृणा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में एक ही गांव है क्या? आग में ढकेल दिया ये पंचायत चुनाव करा के। आप सफाई नहीं, मुझे बात करने दें, बीच में इंटरप्ट ना करें। सफाई इनकी आंख में इसलिए खटकता है कि कैसे एक छोटे से गांव को माननीय नेताजी ने और माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी विशाल सोच के चलते वहां को उसको इतना विकसित कर दिया। एम्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ तमाम वो चीजें वहां उपलब्ध है। तो ये इनको खटकता है कि कैसे गांव का विकास हो सकता है, ये नहीं चाहते। ये पूंजीपति शहरी बाबुओं की पार्टी है बेसिकली। और अगर आप देखें कि माननीय अखिलेश यादव जी के सरकार में बने जो अस्पताल थे, सीतापुर, प्रतापगढ़, धामपुर सहित जो अस्पताल बनाए गए थे, वो भाजपा सरकार ने
चलते जी। साधन बनाने सरकार के पैसे से, और कोविड लेकिन की उत्तर के लिए कोई काम नहीं किया आपने, पूरे प्रदेश के लिए कोई काम नहीं किया आपने, हमने सहयोग का विकास किया। मैं सहयोग का विकास का आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने कम से कम एक तहसील तक से बना ली, लेकिन आज आपने पूरे देश के पूरे प्रदेश के जगह में काम किया होता, आज आपको जनता आपको सितारों में बिठा के रखती, आपकी सत्ता कभी नहीं जाती, आपकी ठीक है। छोटे क्षेत्र है उसका परिणाम जो है आपको जो है अगर एक क्षेत्र विशेष में भरपूर पैकेज दे देना, अगर एक परिवार विशेष के तमाम सदस्यों को टिकट देकर उन्हें विधायक सांसद बनवा देना, अगर ये बड़ी बात है तो ये बड़ी बात कोई भी बड़ा नेता कर सकता है। और उस बड़े नेता से फिर ये सवाल भी पूछे जाते हैं बार बार कि आप बाकी अपने साथियों का भी तो विचार करें, उनका भी तो ख्याल रखें, और क्या ये मॉडल उत्तर प्रदेश की जनता को स्वीकार होगा? ये तमाम सवाल जनता के बीच जाएंगे और 2022 बहुत दूर नहीं है। तो अपनी जमावट, सियासी मोहरों को सजाना ये सारे दल धीरे धीरे करेंगे, लेकिन अभी कोरोना पर फोकस है, ऐसा बीजेपी कह रही है। लेकिन अंदर अंदर चर्चा और ताकत इस बात पर भी कि कहीं से कमजोर न पड़े 2022 में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।